कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश, स्वागत करता हूं आपका लोग स्टडी पे। तो आज हम लोग स्टडी पे सोल्यूशन चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं और आज हम सोल्यूशन में देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली बात तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सोल्यूशन की विच डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ एटम्स पे, आयंस पे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है इन अ यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है ना, इस बीकर में सोल्यूशन है, कोई तो भी हमारे पास इस बीकर में सोल्यूशन है, ठीक है, ये सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है उसके जो एटम्स है वो टूट चुके हैं, वो आयंस में टूट चुका है। सपोज इसके अंदर था NaCl, क्या था? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो उसका ब्रेकडाउन हो गया सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। किस में ब्रेकडाउन हुआ? सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि आपने सोल्ट का क्रिस्टल डाला था NaCl, ठीक है। अब वो NaCl का जो क्रिस्टल था वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो टूट चुका है आयंस में। तो ये जो नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ आयंस या नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ एटम या नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूल हुआ है, इसकी वजह से सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस आया है। और वो सारी प्रॉपर्टीज कैसी है? फिजिकल है, केमिकल नहीं है। यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, यहां पर जो प्रॉपर्टीज चेंज हुई है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है। इसलिए तो हम डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो डेफिनेशन है उसमें ये बोला गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दूस फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की इन यूनिट वॉल्यूम। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ एटम्स पे, आयंस पे, मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। तो अगर नंबर ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल सोल्यूशन में बढ़ेंगे, उनका नंबर बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ेंगी, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट के, ठीक है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए यहां पर मैंने बात करी, चलिए KCl की बात करता हूं, पोटेशियम क्लोराइड की बात करता हूं। अब जो ये KCl है इसका जब ब्रेकडाउन होगा तो ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो ये जो KCl है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्ट है। कैसा? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्ट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है। मतलब ये हो गया कि इसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है। ये एक आयोनिक कंपाउंड था, आयोनिक सोल्यूट था हमारे पास। लेकिन क्या हो अगर हम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डाल दे या कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले ले, तो क्या उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होगी? तो इसमें क्या लिखा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर सेम एट सेम कंसंट्रेशन। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेगी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में NaCl, KCl या फिर सोडियम फॉस्फेट, मतलब कोई ऐसा सोल्यूट दे रखा है या कोई ऐसा सॉल्यूशन दे रखा है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट है, वो टूटेगा, हमें पता है वो टूटेगा, ठीक है। अगर वो टूटेगा तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होगी। लेकिन मान लीजिए अगर सॉल्यूशन में शुगर का सॉल्यूशन दे दिया, आपको यूरिया का सॉल्यूशन दे दिया, तो इसका ब्रेकडाउन नहीं होता, ये इलेक्ट्रोलाइट में नहीं टूटते, ठीक है। तो यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है कि सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक है या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कह रहा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट, Na3PO4 आर डिफरेंट। तो यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होती है एट सेम कंसंट्रेशन। अगर आप सेम, यानी NaCl की कंसंट्रेशन आपने सेम ली, CaCl2 की कंसंट्रेशन आपने सेम ली, सोडियम फॉस्फेट की भी कंसंट्रेशन आपने सेम ली। सपोज मान लीजिए 1 मोलर आपने NaCl लिया, 1 मोलर आपने कैल्शियम क्लोराइड लिया और 1 मोलर ही आपने सोडियम फॉस्फेट लिया, लेकिन सेम कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी इन तीनों की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग अलग होंगी, सेम नहीं होंगी, जस्ट बिकॉज ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पर जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी होती है। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया है उसको हम, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, और कितना फ्रीजिंग पॉइंट घट चुका है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। तो ये चार हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है कोलिगेटिव टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने एक सोल्यूशन लिया, ये नॉर्मल सोल्यूशन है, ये एक नॉर्मल सोल्यूशन नहीं है, नॉर्मल वाटर है एक बीकर के अंदर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सपोज मान लीजिए आपने इस वाटर में थोड़ी सी क्या बोलते हैं जो चाय पत्ती होती है ना, वो ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, और टी बना लिया। मान लीजिए टी आपने ले ली, ठीक है, इसके अंदर शुगर सोल्यूशन भी है और प्योर वाटर भी है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो नॉर्मल वाटर था उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इस टी का यानी एक शुगर सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 101 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 101 डिग्री सेल्सियस। तो जो एलिवेशन आया, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? 1 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, जस्ट बिकॉज सोल्यूशन अब वाटर का नहीं रहा, वो शुगर सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जब हमने इसके अंदर सोल्यूट ऐड करे, जब हमने एक नॉर्मल वाटर से एक सोल्यूशन बनाया, तो
उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी यानी बॉइलिंग पॉइंट वो चेंज हो गया। ठीक है, ऐसा ही मैंने कोई एग्जांपल लिया आइसक्रीम का। ठीक है, इसके अंदर वाटर भी आइसक्रीम है। ठीक है, अब इस आइसक्रीम का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बट इस आइसक्रीम का फ्रीजिंग पॉइंट घट के कितना हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो गया सोल्यूशन का, लेकिन वाटर का 0 डिग्री था, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था। लेकिन वहीं पे अगर हम शुगर सोल्यूशन ले तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री सेल्सियस है, आइसक्रीम ले तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ सोल्यूट ऐड कर दिए हैं जो कि इन प्रॉपर्टीज को अल्टर कर रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अब एक एक करके ना हम इन जो ये हमने जो प्रॉपर्टीज देखी थी, ऑस्मोटिक, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हम एक एक करके देखते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। ठीक है, फिर हम आएंगे बॉइलिंग पॉइंट पे भी आएंगे, वेपर प्रेशर पे भी आएंगे, इन सब पे भी आएंगे। पहले थोड़ा डिफ्यूजन के बारे में जान लेते हैं। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का सिंपल मतलब होता है मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि सपोज यहां पर मैंने ये देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने बना दिए। ठीक है, और ये मैंने एक कंपार्टमेंट बना दिया, एक लेयर बना दी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ये ए सोल्यूशन है और ये बी सोल्यूशन है। ठीक है, अब बी के अंदर ये जो सोल्यूट है, बी के अंदर भी सेम सोल्यूट है, लेकिन उनका जो अमाउंट है वो कम है, और ए के अंदर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो मैंने एक मेम्ब्रेन या फिर जो मैंने एक कंपार्टमेंट बनाया था इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, ये एक क्या है, एक लेयर है, एक ऐसी लेयर है जो कि इन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी एक कंपार्टमेंट, एक रूम से, एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में जाने के लिए। ठीक है, अब देखना यह है कि ए से बी मूवमेंट होगी या बी से ए मूवमेंट होगी, इसी को डिफ्यूजन बोलेंगे। अब डिफ्यूजन का सिंपल सा लो है कि हमेशा मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि जो ए सोल्यूशन है उसके अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, सोल्यूट की जो मात्रा है वो ज्यादा है और बी के अंदर कम है, तो जाहिर सी बात है कि मूवमेंट कहां से कहां होगी, ए से बी की तरफ। ठीक है, ए टू बी मूवमेंट होगी, जस्ट बिकॉज डिफ्यूजन हमसे क्या कहता है, डिफ्यूजन ये कहता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, या फिर हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन था। ठीक है, अब डिफ्यूजन करने के लिए आपने देखा होगा मैंने एक लेयर ली थी, एक मेम्ब्रेन ली थी। ठीक है, तो अब हम टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ लेते हैं। ये जो डिफ्यूजन के लिए मैंने मेम्ब्रेन ली थी, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। कैसी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि अलाउ करती हैं फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल बट डू नॉट फ्लो ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर दोज मेम्ब्रेन विच अलाउ फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल बट डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम है कि वो सोलवेंट का तो फ्लो करवाती है लेकिन सोल्यूट का फ्लो नहीं करवाती। ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई। अब बात करते हैं नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है हमारी सेल, जो हमारी सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अब आप बोलेंगे सेमी मतलब सर ये आधी है, तो कोई पूरी तरीके भी परमेबल होगी, तो जो पूरी तरीके से परमेबल होती है ना वो किसी को नहीं रोकती, वो ना सोलवेंट को रोकती है ना सोल्यूट को रोकती है, दोनों ही अपने कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं इन एंड आउट, हायर टू लोअर। ठीक है, बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिर्फ सोलवेंट को अलाउ करती है, सोल्यूट को नहीं। अब आर्टिफिशियल में अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है Cu2 ब्रैकेट FeCN6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये जो है ना कॉपर का जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? कॉपर फेरोसाइनाइड। अब ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड है ना ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। अब यहां पर हमने डिफ्यूजन समझ लिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को भी देख लिया। अब चूंकि हम डिफ्यूजन समझ चुके हैं, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये सिंपल डिफ्यूजन होता है, ये हम समझ चुके हैं। तो अब हम ऑस्मोसिस को समझते हैं। देखिए ऑस्मोसिस को डिस्कवर किया था नॉलेट ने। किसने डिस्कवर किया था ऑस्मोसिस को? नॉलेट ने। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में ना सोलवेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। आई बात समझ? अभी तक हम डिफ्यूजन में क्या पढ़ते आ रहे थे, हायर टू लोअर मूवमेंट होगी, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है, अब जो ये लोअर कंसंट्रेशन है ना ये सोल्यूट की बात कर रहा है, मतलब इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखिए यहां पर मैंने एक बीकर बना रखा है। ठीक है, अब बीकर में ये मैंने क्या कर रखा है, बीचों बीच मैंने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले रखी है। ठीक है, अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ वाटर भी है और इसके अंदर मिक्स ग्लूकोज भी है। ठीक है, यहाँ पर 5% ग्लूकोज है तो 95% क्या होगा, वाटर होगा। यहाँ पर 10% ग्लूकोज है तो 90% क्या होगा, वाटर होगा। अभी पहले मैं आपको कंसंट्रेशन से समझाता हूँ। देखिए कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट। अब यहाँ पर सोल्यूट कहाँ कम है, इस वाले सेक्शन में, फर्स्ट वाले सेक्शन में 5% सोल्यूट है और सेकंड वाले सेक्शन में 10%, तो सोल्यूट ज्यादा कहाँ हुआ, सेकंड वाले में। ठीक है, तो जनरली तो मूवमेंट 2 to 1 होनी चाहिए, मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, 2 to 1, लेकिन ऐसा नहीं होता। मूवमेंट कहां से कहां हो रही है, 1 to 2 कहां हो रही है, 1 से सेकंड की तरफ मूवमेंट हो रही है। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है, लेकिन किसकी,
सोलवेंट की यानी वाटर की। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हायर जो लोअर कंसंट्रेशन है तो सोल्यूट की है ना, और हायर कंसंट्रेशन किसकी है, सोल्यूट की है। मतलब लोअर कंसंट्रेशन फर्स्ट में किसकी है, सोल्यूट की। सेकंड वाले कंपार्टमेंट में जो हायर कंसंट्रेशन है वो सोल्यूट की। यहाँ 5%, यहाँ 10%, इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट, मूवमेंट किसकी हो रही है, मूवमेंट हो रही है सोलवेंट की। तो अगर मैं सोलवेंट की कंसंट्रेशन की बात करूं तो सोलवेंट तो 95% है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में 90 है, तो कम किस में होगा, सेकंड वाले में, और मूवमेंट भी सोलवेंट की हो रही है। तो डिफ्यूजन के लॉ को तो ये फॉलो कर रही है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट ना कि सोल्यूट। ठीक है, लेकिन जब हम इसे सोल्यूट की टर्म में डेफिनेशन को लिखते हैं तो हमें लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन लिखनी पड़ती है। और बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफ्यूजन में तो हायर टू लोअर है और यहाँ ऑस्मोसिस में लोअर टू हायर, क्या मतलब है। तो ये लोअर टू हायर जो है ये सोल्यूट के कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है, सोलवेंट के नहीं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ मूवमेंट हो रही है सोलवेंट की, सोल्यूट की नहीं। तो सोल्यूट तो वहीं अपनी जगह 5% फर्स्ट में और 10% सेकंड में, बस जो सोलवेंट है यानी कि 95% जो फर्स्ट में है वो मूव कर रहे हैं 90% सेकंड वाले में। ठीक है, तो डिफ्यूजन के लॉ को भी फॉलो कर रहे हैं, बस जो डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की उसमें सोलवेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट दिखा रखी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन टर्म ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी समझ लेते हैं। देखिए ऑस्मोसिस को हमने समझ लिया, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरीके का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। यहां पर ये प्रेशर कौन जनरेट कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। और जब ऑस्मोसिस होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं ना फ्रॉम 1 to 2 है ना, फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट, तब जो प्रेशर जनरेट होता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो कि फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है, मतलब ऑस्मोसिस को रोकने की कोशिश करता है कि ऑस्मोसिस ना हो, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पर हमारे पास दो डेफिनेशन है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो भी आपको ठीक लगे कि हाँ ये लर्न हो जाएगी, आराम से समझ में आ रही है, वो आप कर लीजिए। मैंने आपको दोनों का ही मतलब बता दिया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़े थे, इससे पहले भी हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़े थे, लेकिन हमने वो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहां पर देखिए तीन तरीके के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और एक होता है हमारा हाइपरटोनिक, और लास्ट होता है हमारा आइसोटोनिक। तो तीन तरीके के सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। तो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है ना, इसमें क्या होता है, टू सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, दो सोल्यूशन है, मान लीजिए ए एंड बी, टू सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द सोल्यूशन ऑफ lower osmotic pressure is called hypotonic solution। ठीक है, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते, मतलब ये हो गया। और दूसरा हाइपरटोनिक में क्या होगा, यही सेम रहेगा, हम दो सोल्यूशन लेंगे डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, बट द सोल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर है, उसे हम बोलेंगे इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या कहेंगे उसे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। आइसोटोनिक में क्या होगा, आइसोटोनिक में दोनों ही सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टू different solution of same osmotic pressure at same temperature is called isotonic solution। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहां पर मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, अब इस बीकर में मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इस बीकर में जैसे कि मान लीजिए सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन है, और यहां पर क्या है, यहां पर हमारे ये इधर एक सोल्यूशन है, और यहां पर मैंने सेकंड सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब वही यहां 5% ग्लूकोज ले लेते हैं, यहां 10% ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है, 10% ग्लूकोज यहाँ पर। अब मैंने क्या बोला, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। तो सिर्फ अगर मैं इसकी बात करूं ए की, तो यहां पर जो सोल्यूट है वो कितना 5%, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है कम है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो ये कम ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा। क्या करेगा, कम ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ए जो है वो हाइपोटोनिक है और बी जो है वो हाइपरटोनिक है। कैसे याद रखेंगे, मोर विल बी द नंबर ऑफ सोल्यूट, मोर विल बी द osmotic pressure, it will
कंसिडर्ड एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर 10% ग्लूकोज था तो सोल्यूट एज कंपेयर टू ए ज़्यादा, यहाँ पर ए के कंपेरिजन में बी में सोल्यूट ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर जो सोल्यूट का जो अमाउंट है एज कंपेयर टू बी कम है, तो ये कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, हाइपोटोनिक। क्यों, क्योंकि सोल्यूट का अमाउंट घट गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घट गया, जिसकी वजह से कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और अगर दोनों ही क्या होते 5-5% या 10-10%, दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाता, तो हम उसे कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। आई होप आपको हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक समझ में आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको भी क्या बताया, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि हायर द कंसंट्रेशन, किसकी टर्म में, ये सोल्यूट की टर्म में, हायर द कंसंट्रेशन विल बी द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। उस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है, ऑस्मोसिस में क्या सॉल्वेंट ही तो फ्लो करता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज फ्रॉम लो टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लो टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। यानी कि जैसे यहां तो मैंने आपको पूरा पॉइंट लिखवा दिया लो टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन आपको एमसीक्यूज में ये लो टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह ये भी लिखा सकता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब यहां पर एक बार एक क्वेश्चन आया था, ये पूछा था कि अगर 0.9% सोल्यूशन में कोई आरबीसी रखी है तो वो फूलेगी या फिर स्क्वीज कर जाएगी या फिर एज इट इज रहेगी, या उसका कुछ मतलब उसमें ऑप्शन दे रखे थे, ब्रस्ट कर जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, या कुछ नहीं होगा, या नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आरबीसी अगर 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl में रखे है ना, तो वो आइसोटोनिक होती है उस सोल्यूशन के। इसका मतलब आरबीसी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, आरबीसी इज आइसोटोनिक विद 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl, 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl। यानी कि अगर आप 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl में आरबीसी रखेंगे ना, तो ना ही आरबीसी फूलेगी, ना ही फटेगी, और ना ही उसमें प्लाज्मोलाइसिस होगा, वो एज इट इज अपनी कंडीशन पे बनी रहेगी। ठीक है, अब लॉ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन वाज गिवन बाय वॉन्टहॉफ, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है, ये भी एक बार सिंपल एमसीक्यू आ गया था कि लॉ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन किसने दिया है, तो वॉन्टहॉफ ने लॉ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन दिया था। ठीक है, अब यहां पर ना इसी जो ये लॉ है डाइल्यूट सोल्यूशन का, वॉन्टहॉफ ने जो लॉ दिया है, इसी को बॉयल्स ने, चार्ल्स ने थोड़ा मॉडिफाई किया। ठीक है ना, मॉडिफाई किया और अपने अपने टर्म्स में कुछ नई हमें बातें बताई। जैसे कि अगर मैं पहली बात लूं तो पहला जो लॉ मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है बॉयल्स वॉन्टहॉफ लॉ, बॉयल्स वॉन्टहॉफ लॉ। तो बॉयल्स वॉन्टहॉफ लॉ हमसे क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the osmotic pressure is directly proportional to molar concentration of solution। ठीक है, तो ये हमसे बोला गया कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर लें तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये वॉन्टहॉफ ने, ये हमें बॉयल्स वॉन्टहॉफ लॉ से पता चला। चलिए अब यहां पर सेकंड पॉइंट में लेता हूं, चार्ल्स वॉन्टहॉफ लॉ। क्या है, चार्ल्स वॉन्टहॉफ्स लॉ। चार्ल्स वॉन्टहॉफ्स लॉ हमें क्या बताता है, चार्ल्स वॉन्टहॉफ लॉ में कहता है एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, मान लीजिए अगर मैं कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले लूं तो क्या चेंज आएगा, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि अगर मैं कंसंट्रेशन सेम लेता हूं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। यानी अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यह हमें चार्ल्स वॉन्टहॉफ लॉ से पता चला। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, फिर इन दोनों लॉज को, ये जो बॉयल्स वॉन्टहॉफ लॉ है, चार्ल्स वॉन्टहॉफ लॉ है, इन दोनों लॉ को यूज किया गया और एक इक्वेशन दी गई। क्या गया, एक इक्वेशन दी गई जिसको बोला वॉन्टहॉफ्स इक्वेशन। अब ये वॉन्टहॉफ इक्वेशन क्या है, इस वॉन्टहॉफ इक्वेशन में हमने पहली चीज ली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर हमने दूसरी इक्वेशन ली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ये दोनों चीज ली, पहला बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स वॉन्टहॉफ लॉ है, दूसरा चार्ल्स वॉन्टहॉफ लॉ है। ठीक है, अब इन दोनों ही इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक कांस्टेंट लगाया। वो कांस्टेंट था आर। क्या था वो कांस्टेंट? आर, ठीक है। तो CRT ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के रिलेशन का, ठीक है। ये आपको नहीं भूलना। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो ये प्रेशर है, इसको कभी कभी पाई की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, MCQ इस तरीके से आ जाएगा, आपको पाई इक्वल टू करके वैल्यू दे देगा। तो वो पाई की वैल्यू नहीं है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है। तो समटाइम्स पाई लिखा आता है ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह, तो भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आर की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। आर की यानी रेडियस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.082 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये आर की वैल्यू आ गई 0.082। क्लियर हो गया। अब ये सोल्यूशन के लिए, जब आप सोल्यूशन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आप इस वैल्यू को यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ प्रेशर है, ठीक है। अब प्रेशर है, ठीक है। अगर मेरे से ये पूछा जाए कि क्या, जैसे मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया, तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है मोलारिटी, यही होती है ना कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये था हमारा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहां पर पुट करते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू R इनटू T। तो ये जो फॉर्मूला आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। किसकी टर्म में आ गया? नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में आ गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या मैं इससे क्या मैं सोल्यूट का वेट निकाल सकता हूं? तो बिल्कुल निकाल सकता हूं। बस मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स को खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू R इंटू T अपॉन वॉल्यूम। ये हमारे पास आ गया है प्रेशर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेट, ठीक है। आई होप आपको यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बस एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको हाइपोटोनिक सोल्यूशन के लिए निकालने के लिए बोल सकता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के लिए निकालने के लिए बोल सकता है, और क्वेश्चन डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरीके का सोल्यूशन और क्या वैल्यूज दे रखी है। पर एक क्वेश्चन अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन के ऊपर आया ना, तो उसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कभी भी निकालने को नहीं बोलेगा तो निकाल देना। पर ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन के ऊपर, वो कंपैरेटिव आते हैं। कंपैरेटिव का मतलब हम जानते हैं कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में आइसोटोनिक जो प्रेशर होता है उसमें क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सेम होगा। अभी हम पीछे पढ़ के आए, आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है। तो अगर कंसंट्रेशन सेम है और अगर हमें एक सोल्यूशन का सोल्यूट का वेट पता है, तो हम दूसरे सोल्यूशन के सोल्यूट का वेट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम सेम होगा, या अगर वॉल्यूम चेंज है तो नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो यानी कि फॉर ऑस्मोटिक और फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन द मोलिकुलर वेट विल कैलकुलेटेड बाय, जो मोलिकुलर वेट आप कैलकुलेट करोगे उसके लिए आपको ये याद रखना C1 इज इक्वल टू C2, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वन सोल्यूशन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ टू। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि N1 बाय V1 इक्वल टू N2 बाय V2। और अगर मैं इसे वेट की टर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन वेट 1 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ 1 V1 इक्वल टू गिवन वेट ऑफ 2 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ 2 इंटू V2, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे। फिर मैं बोल रहा हूं आइसोटोनिक सोल्यूशन के क्वेश्चन में कंपैरिजन ऑफ वेट के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना, पूरा कैलकुलेट नहीं करना, आप इस तरीके से इजी करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ताकि हम अच्छे से इस चीज को लर्न कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आपने लेक्चर यहां तक देखा है और आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।